हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम भीष्म साहनी द्वारा रचित चीफ की दावत कहानी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर बात कर रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्व रखते हैं। हम ऑलरेडी 2 प्रश्नों के ऊपर बात कर चुके हैं। पहला प्रश्न चीफ की दावत कहानी का कथासार, जिसको आप सार, सारांश, कथा वस्तु भी कहते हैं, और दूसरा प्रश्न इस कहानी का जो मुख्य पात्र शामनाथ है उसके चरित्र चित्रण को भी हम उदाहरण स्वरूप समझ चुके हैं। तो आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम इस कहानी के एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर बात करने वाले हैं, और वो प्रश्न है इस कहानी की मूल संवेदना। तो फ्रेंड्स, अगर आप में से किसी ने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। हिंदी रचनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए और उनकी व्याख्या के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर करें। तो आइए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। भीष्म साहनी विभाजन की त्रासदी से लेकर मध्य वर्गीय परिवारों के संत्रास की कहानी को प्रस्तुत करने वाले कहानीकार हैं। चीफ की दावत भीष्म साहनी की एक बहुचर्चित कहानी है। नगर के प्रतिद्वंद्वितापूर्ण माहौल में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्षरत मध्य वर्गीय परिवार की एक दिन की घटना इसका आधार है। यानी कि ये जो कहानी है वो एक प्रतिद्वंद्वितापूर्ण माहौल को आधार बनाकर लिखी गई है, जहां पर एक कंपटीशन है वातावरण में। प्रतिद्वंद्विता का मतलब होता है कॉम्पिटिटिव, ठीक है, जहां पर लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम भी आगे बढ़ने की कोशिश में भाग रहे हैं। तो एक प्रतिद्वंद्वितापूर्ण माहौल में शामनाथ अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है, और वो एक मध्यवर्गीय परिवार का है। तो इसके संबंध में एक दिन की जो घटना है उसको आधार बनाकर ये कहानी लिखी गई है। शामनाथ अपने चीफ को दावत पर आमंत्रित तो कर लेता है, किंतु इसके लिए उसे पर्याप्त जद्दोजहद करनी पड़ती है। चीफ की नज़रों से बचाने के लिए घर की पुरानी और फालतू चीज़ें हटाने के साथ ही बूढ़ी अशिक्षित माँ को भी हटाना जरूरी समझता है। शामनाथ माँ को साफ वस्त्र पहनने, नंगे पांव न रहने और खड़ाऊ न पहनने के अतिरिक्त शीघ्र भोजन कर बरामदे में बैठने और अतिथियों के बरामदे में आने से पूर्व गुसल खाने के रास्ते बैठक में चले जाने, खराटे लेकर ना सोने तथा चीफ के प्रश्नों का उचित उत्तर देने की हिदायत देता है। किंतु वृद्धावस्था अपने साथ अनेकानेक दुर्बलताएं भी लाती है। अतिथियों के बरामदे में खाना खाने आने से पूर्व ही माँ कुर्सी पर दोनों पैर रखे खर्राटे भर रही थी। तो जो माँ है वो कोई जानबूझ के अपने बेटे की इमेज खराब नहीं करना चाहती थी, लेकिन वृद्धावस्था में उसकी माँ थी, ठीक है, और वो अपने आप को कहीं ना कहीं रोक नहीं पाई खराटे ना लेने से, नींद ना आने से, ठीक है। और बाद में अगर आप देखेंगे कहानी में तो जो माँ है वो कहीं ना कहीं अपने आप को कोसती है कि मेरे वजह से लगता है कि बेटे की इमेज खराब हो गई है और शायद मेरा बेटे को अब अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। वो बाद में कोसती भी है, ठीक है। जब शामनाथ बरामदे में खाना खाने आने से पूर्व ही माँ को कुर्सी पर दोनों पैर रखे खराटे भरते हुए देखता है तो ये देखकर शामनाथ शुभ दो उठता है। उधर माँ नींद खुलने पर इतना हड़बड़ा गई थी कि चीफ के अभिवादन का उत्तर भी ना दे सकी। तो जो चीफ है जब वो अभिवादन कर रहा होता है, ठीक है, नमस्ते कर रहा होता है, तो उसका भी जवाब उसकी माँ नहीं देख पाती क्योंकि वो हड़बड़ाकर उठ चुकी होती है। चीफ के कहने पर माँ गीत भी गाती है और पुत्र की उन्नति के लिए कमजोर नजरें होने पर भी फुलकारी बनाने के लिए सहमत हो जाती है। लेकिन इस संक्षिप्त से मार्मिक कथानक के पीछे एक गहन संवेदना छिपी है कि किस प्रकार शामनाथ जैसा व्यक्ति अपने स्वार्थ और भौतिक विकास के लिए अपनी माँ के संबंध के साथ खिलवाड़ करता है। उसे कथा के प्रारंभ से ही बेचैन दिखाया गया है। इस कहानी में ये बताया गया है शामनाथ के माध्यम से कि शामनाथ नए रिश्तों के चक्कर में, भौतिक विकास के चक्कर में और उन्नति के चक्कर में अपने पुराने रिश्तों को खो बैठता है, उनका आदर नहीं करता, उनका सम्मान नहीं करता है और एक तरह से फॉर ग्रांटेड ले लेता है कि ये तो मेरे ही रहेंगे, ये तो मेरे पास ही है और घर पर मेरे हिसाब से सब कुछ चलता है और घर पर जो भी सदस्य रहते हैं वो मेरे हिसाब से ही चलेंगे। तो ये हमें एक उदाहरण से भी पता चलता है। आइए उदाहरण देखते हैं। शामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत ना थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने
उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले और मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीज़ों को हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी थी। कुर्सियां, मेज, तिपाइयां, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए थे। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया था। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा था। तभी श्यामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो जाती है। माँ का क्या होगा? इस बात की और न उनका और न उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर श्यामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोलते हैं, माँ का क्या होगा? कथा में पति पत्नी की माँ को लेकर दिखाई गई चिंता और बेचैनी दिखाई देती है कि कहीं माँ मेहमान के आगे आकर उनकी बेइज्जती ना कर दे। तो जो श्यामनाथ है और उसकी धर्म पत्नी है, उसको ये चिंता रहती है कि कहीं माँ के वजह से हमें लज्जा का सामना ना करना पड़े, कहीं हमें लज्जित ना महसूस हो, कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जाए। ठीक है। श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे। फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहें कि जल्दी ही खाना खा के शाम को अपनी कोठरी में चली जाए। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम से निपट ले। तो यहाँ पे जो श्यामनाथ है वो अपनी धर्मपत्नी को कहता है कि हम अपनी माँ से ये कह देते हैं कि आप जल्दी से खाना वाना खाओ, ठीक है, और अपनी कोठरी में चले जाओ, अपना काम जल्दी से करो, फ्री हो जाओ और कोठरी में चले जाओ, अपने काम से जल्दी ही निपट ले मेहमान आने से पहले ही। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया, मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी। जो वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो साथ ही तो बरामदा है जहाँ लोग खाना खाएंगे। तो यहाँ पर जो श्यामनाथ और उसकी पत्नी है, अब उनको इस बात की चिंता होने लगती है कि अगर माँ खाना वाना खा के अगर कोठरी में चली भी गई और अगर उनको नींद आ गई और वो खर्राटे लेने लगी और साथ में ही बरामदा है, वहाँ पर लोग खाना खाएंगे, तो हमें लज्जा का सामना करना पड़ेगा। तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर ले, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा, या माँ को कह देता हूँ कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठी रहे। और क्या, और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले, 11-11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। श्यामनाथ कुछ खीस उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली ये भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। तो जो श्यामनाथ है वो ये कह रहे हैं कि अच्छी भली माँ भाई के पास जा रही थी, तुमने अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए बीच में टांग अड़ा दी और माँ यहीं पर ही रुक गई। वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं, तुम जानो और वह जाने। वहीं कहानी में मध्यवर्गीय प्रदर्शन और चापलूसी की भावना को भी भली भांति प्रस्तुत किया है, जिसमें आगे कहीं संबंध, आदर्श और मानवीयता दम तोड़ती हुई दिखाई देती है। भीष्म साहनी लिखते हैं कि एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। श्यामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रॉ में बह रहा था जिस रॉ में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट ना थी, कोई अड़चन ना थी। साहब को विस्की पसंद आई थी, मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफा कवर का डिज़ाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर क्या चाहिए? साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियां कहने लग गए थे। दफ्तर में जितना रोब रखते हैं, यहाँ उतने ही दोस्त के तरह हो रहे थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफ़ेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओत-प्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती और श्यामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। और इसी रॉ में पीते पिलाते 10:30 बज जाते हैं। वक्त गुजरते पता ही नहीं चलता है। आखिर सब लोग अपने अपने गिलास में ही आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठते हैं और बैठक से बाहर निकलते हैं। आगे आगे श्यामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। इसी चकाचौंध ऐश्वर्य प्रदर्शन और बेशर्मों के बीच श्यामनाथ की माँ की दशा का संवेदनात्मक और मार्मिक चित्र उभरता है। और ये हम कहानी में से एक उदाहरण के रूप में भी देख सकते हैं। जब बरामदे में पहुंचते ही श्यामनाथ सहसा ठिठक जाते हैं। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गई
और क्षण भर में सारा नशा हिन्न हो जाता है। बरामदे में एन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पाँव कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था और मुंह में से लगातार गहरे खर्राटों की आवाज आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ से नींद टूटती तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सर से खिसक चुका था और माँ के झरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। ये देखते ही श्यामनाथ कुद्र हो उठते हैं। जी चाहता है कि माँ को धक्का देकर उठा दे और उन्हें कोठरी में धकेल दे, मगर ऐसा करना संभव नहीं होता है। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े होते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि प्रतिद्वंद्वितापूर्ण माहौल में, चकाचौंध में, ऐश्वर्य में और बेशर्मों के बीच माँ की क्या दशा थी। ठीक है, अगर वहाँ पर लोग नहीं होते, अगर मेहमान पास खड़े नहीं होते तो शायद श्यामनाथ माँ के साथ यही रवैया करता। वो माँ को धक्का देता, माँ को कोठरी में बंद कर देता, ये सब वो सचमुच में कर बैठता। लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसकी बेइज्जती हो, उसको लज्जित होना पड़े, इस वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता है। इस प्रकार चीफ की दावत पारिवारिक संबंधों के बदलते समीकरणों को व्यक्त करने वाली सशक्त कहानी है, जिसमें गृह स्वामी आधुनिक जीवन संदर्भों में माँ को अनुपाद्य मानकर चिंतित है। माँ पुराने विचारों तथा परंपराओं की प्रतीक है। चीफ आधुनिकता का प्रतीक है, जिसे श्यामनाथ जैसा मध्यवर्गीय मानसिकता वाला व्यक्ति अपना आदर्श मान लेता है। कहानी में बदलते हुए सामान की उपयोगितावादी दृष्टि मुखरित है कि बदलते हुए सामान की उपयोगितावादी की अब वो माँ को एक फालतू सामान मानने लगता है और उसको लगता है कि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, उसको इस अपनी माँ की कोई कदर नहीं होती है, इसलिए वो फालतू सामान जिस तरीके से चीफ के आने पे छुपाने की सोचता है पलंगों के नीचे, अलमारियों के अंदर, इसी प्रकार वो माँ को भी कोठरी के अंदर छुपा कर रखना चाहता है। तो जो ये कहानी है वो हमें ये बताती है कि किस तरह कोई वस्तु अगर उपयोगी नहीं है तो उसकी क्या दशा हो जाती है। श्यामनाथ और चीफ की वैचारिक अंतर के माध्यम से लेखक ने स्पष्ट किया है कि अपने जड़ों, परंपराओं से हटकर व्यक्ति जीवन का सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। संपूर्ण कहानी में संवेदना और संस्कारों की टकराहट मिलती है। नैतिक प्रतिमानों और मूल्यों के संघर्ष, बदलते पारिवारिक संबंधों के मध्य वस्तु और चरित्र बदलते चलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो चीफ की दावत कहानी है वो एक मार्मिक कहानी है। तो फ्रेंड्स, ये जो कहानी है उसका उद्देश्य मनोरंजन का होता है, लेकिन उसके साथ ही इस कहानी के माध्यम से जीवन के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोण भी चित्रित किए गए हैं। कहानीकार कहीं तो सुधार को तो कहीं आदर्श एवं यथार्थ के चित्रण को कहानी का उद्देश्य मानकर चलता है। ठीक है, तो आलोच्य कहानी जो चीफ की दावत है उसमें एक मध्यवर्गीय परिवार में आगे बढ़ने की होड़ में पिछड़ते संबंधों और मूल्यों को प्रस्तुत करने में ये जो कहानी है वो सफल होती है। तो फ्रेंड्स, हमारी इस कहानी की मूल संवेदना यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो और आप इस प्रश्न का उत्तर बेहतर ढंग से अपनी परीक्षा के लिए तैयार कर सकें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही हिंदी रचनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए और उनकी व्याख्या के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।